Good morning. I am Dr. Amit Pasai, Associate Professor of Mathematics, Engineering Science Human Department. I welcome you for our today 13 lecture unit number 2. After 5 minutes, I will start the today's session. Ankit Prajapati, Ayush Ringe, Suraj Tiwari, Sagar Megwal, after 5 minutes, I will start the today's session based on application of triple integral and double integrals to find the volume of a solid. Rupesh Patel, Kuldeep Bamnia, number 16, Ranjit Raghuvanshi, Saurabh Pariyar, Sarthak Gaur, Vishal Parmar, Devan Nagar, Tilok Jadhav, Vishal Parmar, Shivam Grade, Ankit Chauhan, Nilesh Lachita, 28, Rishabh Shukla, Abhishek Machar, Raj Mahavia, yes, are you listen to me? Ankit Chauhan, Ankit Chauhan, yes, Shivam,
सौरभ राय, सभी को सुनाई आ रहा है? आयुष रिंगे, म्यूट करके जरा मुझसे म्यूट करके बात करिए जरा। आयुष, आयुष, यस सर। हेलो, यस सर। हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही थी तो लोग कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, मैं कुछ पूछ रहा था। सर वो माइक ऑन नहीं हो रहा था। ठीक है बेटा, ठीक है। अभी हम लोग अब अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। कल आप लोग में से कुछ जो SC ST OBC के स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में आए नहीं थे, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग लिया था, आपसे स्कॉलरशिप के बारे में अपडेट पूछा था। आज फिर आप लोग जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग मुझे जस्ट टेलीफोन से 2 बजे के बाद नहीं तो 3 बजे के बाद मुझे 1 बाय 1 करके बताएंगे क्या आपका स्थिति चल रही है स्कॉलरशिप को फॉर्म भरने में। जिन्होंने कल मीटिंग अटेंड नहीं की है, कल शाम को जो मैंने 2 से 2:40 का जो मीटिंग लिया था SC ST OBC कैटेगरी स्टूडेंट्स का, वो लोग सब अपनी इच्छा से आगे होके आप लोग कॉल करेंगे। ध्यान रखिए, हम आपके लिए वायदे के लिए बात कर रहे हैं, आप पीछे हट रहे हो तो आप पीछे हो जाओगे। फिर हम आपको आगे बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, हर लेवल पर मोटिवेशन दे रहे हैं। तो आपकी समस्या हमारी समस्या है। राहुल पवार 24। इसलिए आप ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे तो काम नहीं बनेगा बेटे। हमें इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद बहुत एक्टिव बनना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से पैर पे खड़े हो पाएंगे, नहीं तो आगे चल के बहुत समस्या आएगी। तो प्लीज आप एक सेमेस्टर में ये बात हमारी कुछ सीख लेंगे तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में ऑटोमेटिकली इस पैरेलल में सब सारी चीजें काम आएगी। बहुत कटु अनुभव आपके सामने हम लोग शेयर कर रहे हैं। ओके, तो प्लीज आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए जो भी अभी मैंने कही, और इसके बावजूद भी किसी को कोई शक है तो क्लास के बाद मुझसे बात कर सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। अभी तक हमने इस यूनिट में जो चीजें लर्न की है वो है सिंगल इंटीग्रल। यदि मैं इसी यूनिट की बात करूं तो मैं इसी यूनिट का बारे में मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं आपके सामने इस टॉपिक के साथ में कि हमने एक सिंगल इंटीग्रल को सॉल्व करने की अलग टाइप की डिफरेंट टाइप की मेथड सीखी, जैसे कि डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट ऑफ सम, फिर बीटा गामा फंक्शंस की हेल्प से हम लोग कैसे एक सिंगल इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं जो कि नॉर्मल मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। फिर इसके बाद हमने आपको जैसे हमने आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन फर्स्ट यूनिट में सिखाया था, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, उसी तरह से हमने इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल को भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने अभी तक हमने आपको जो आपके सिलेबस में है, जो आपके अभी सिलेबस में है, वो हमने जो आपसे डिस्कशन किया है वो 2 वेरिएबल्स का जिसको डबल इंटीग्रल बोलते हैं। फिर इसी बात को हमने 3 वेरिएबल के लिए भी काम करके बताया, जिसमें हम लोग ट्रिपल हमने पहले 2 वेरिएबल का इंटीग्रेशन करके बताया, जिसमें जस्ट लाइक पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस होता है उसका इनवर्स प्रोसेस ही पार्शियल इंटीग्रेशन या डबल इंटीग्रल हम लोग जिसको बोलते हैं, या मल्टीपल इंटीग्रल बहुत कॉमन शब्द होता है। मल्टीपल इंटीग्रल का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल। जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन हम शब्द यूज करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन सब हम किसके लिए यूज करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल के लिए जैसे अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन को शब्द को यूज किया जाता है, उसको इस शब्द में इस फॉर्म में लिया जाता है, ठीक उसी तरह से हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल को हम लोग मल्टीपल इंटीग्रल्स बोलते हैं। तो ये हमारा जो दौर है वो ट्रिपल इंटीग्रल पे कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यदि हमारे पास लाइफ में आगे 4 वेरिएबल्स का फंक्शन आएगा, 5 वेरिएबल्स का फंक्शन आएगा तो हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप उसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, बस
टेक्निक ये रहेगी कि जो एक समय में आप एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही हम इंटीग्रेशन करेंगे और बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानेंगे। ओके, तो चलिए हमने कल ट्रिपल इंटीग्रल्स को आपको समझाया था, इस टेक्निक्स को लेके आज हम इसका एप्लीकेशन समझाने जा रहे हैं, जिसमें कि हमने आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हमने सिंगल इंटीग्रल की हेल्प से इस यूनिट में हमने शुरुआत में आपको बताया था। आज हम आपको डबल से और ट्रिपल से कैसे वॉल्यूम निकाला जाता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस पर मैं आपका एग्जांपल लूंगा, उसके पहले कुछ बेसिक चीजें जो अभी तक के अनुभव किए इस एरिया में वो आपको मैं नोट कराना चाहता हूं, तो नोट करते जाएंगे। The most important point in the evaluation of volumes is to assign proper limits of integration. कुछ बात हमने अभी इसी यूनिट में पहले डबल इंटीग्रल के केस में अनुभव की है, जो अब हमने आपको डबल इंटीग्रल का ऐसा एग्जांपल पढ़ाया था, बताया था, जिसमें डबल इंटीग्रल दिया था लेकिन उसमें लिमिट्स नहीं दी गई थी। तो हमने लिमिट्स कैसे निकाली थी, जो लोग पिछले क्लास में उनको जरूर बता सकेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, कि हम पहले रीजन को ट्रेस आउट करते हैं, हम उसका शेप फाइंड करते हैं कि किस तरह का वो डायग्राम बनेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन में, हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन में, दैट इज 2 डायमेंशन में। अब चूंकि वॉल्यूम की बात चलेगी तो हमें 3 डायमेंशन में बात करना होगी, मतलब हमारी जो डिस्कशन होगा ना केवल एक्स वाई कोऑर्डिनेट, हमारा को जेड कोऑर्डिनेट भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो वही हमारा यहाँ पर उद्देश्य है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द इवैल्यूएशन ऑफ वॉल्यूम्स इज टू असाइन द प्रॉपर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। सो इन मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स आप अनुभव करेंगे आज के बाद कि इन मोस्ट ऑफ द एग्जांपल में वी शैल यूज डबल इंटीग्रल्स टू इवैल्यूएट द वॉल्यूम्स। इफ द ट्रिपल इंटीग्रल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वॉल्यूम, इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रिपल इंटीग्रल यूज नहीं कर सकते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल को भी यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको जो एक क्वेश्चन बताऊंगा वो ना केवल डबल से बताऊंगा, आपको डबल के साथ ट्रिपल से भी बताऊंगा। ओके गाइस, तो ट्रिपल इंटीग्रल्स में जेड की लिमिट कैसे निकाली जाती है वो समस्या आती है, तो उसके लिए हमने आपके सामने अनुभव शेयर किया है, इसको हम एग्जांपल में यूज करके भी आपको बताएंगे। दैट द लिमिट्स फॉर जेड आर रेडिली ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द गिवन सरफेस बाय सॉल्विंग इट फॉर जेड। जो भी आपको सरफेस की इक्वेशन दी होगी उसको अपन सॉल्व करेंगे एल्जेब्रिकली और उससे जेड की वैल्यू निकालेंगे, जो जेड की वैल्यू आएगी वही जेड के रिस्पेक्ट में लिमिट होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, व्हेन डबल इंटीग्रल इज एम्प्लॉयड, जब हम डबल इंटीग्रल को यूज करते हैं टू इवैल्यूएट द वॉल्यूम, देन द फर्स्ट कंसीडरेशन इज टू डिटरमाइन द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ऑफ कोर्स, so for this let us imagine or let us consider a surface z equal to f of xy। जब 3 वेरिएबल की इक्वेशन दी होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ सरफेस बोलते हैं, और जब 2 वेरिएबल की इक्वेशन दी होती है तो वो इक्वेशन ऑफ प्लेन कर्व्स के नाम से जानी जाती है। तो जो सरफेस का निर्माण होता है वो प्लेन कर्व की हेल्प से ही होता है। सरफेस का जो निर्माण होता है वो प्लेन कर्व से ही होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट स्टेप वो भी अनुभव किया आपके सामने, जब भी हमें इस तरह से डबल इंटीग्रल की हेल्प से वॉल्यूम निकालना होता है तब उस केस में हम क्या करते हैं, एक ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेते हैं ऑन एक्स वाई प्लेन पे। एक्स वाई प्लेन हमारे लिए इजी होता है क्योंकि अभी तक हम जितना काम किया है वो एक्स वाई प्लेन में काम किया है, इसलिए हम एक्स वाई प्लेन लेते हैं। और जब हमारा एक्स वाई प्लेन में काम नहीं होगा तो हमारे पास और दूसरे 2 प्लेन के ऑप्शंस हैं। कौन बताएगा इसके दूसरे 2 प्लेन कौन कौन से हैं, इस पर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा बेटे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 डायमेंशन में हमारे पास 3 प्लेन होते हैं, एक एक्स वाई प्लेन होता है, और कोई आप में से दिमाग में जिसके इसके बारे में छोटा सा भी आइडिया हो वो बता सकता है। सर वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन। बहुत बढ़िया बेटे, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन, बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर दिया है। बढ़ते रहिए आगे। ओके, लेट अस ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। अब ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है इमेज। जैसे हम किसी जगह खड़े हैं और उसके पहले आपके पास सूर्य है तो रोशनी आ रही है और उसका इफेक्ट यदि आपका सामने मिरर में आता है तो हम बोलते हैं उसका प्रोजेक्शन आ रहा है, मतलब उसकी इमेज आ रही है, तो उसको बोला जाता है, जिसको हमने यहाँ पर इस तरह से और भी डिफाइन कर रखा है, इज ए क्लोज्ड कर्व एनक्लोजिंग ए सरफेस एस ऑफ इट्स
अब इसका हमने एक पोर्शन जो है जिसको हमने एस डैश से डिनोट किया है, बी द एरिया ऑफ एस। ये बात हम डायग्राम से इस तरह से रफली शो कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम जब अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा आपके सामने। ये हमारा देखिए देखते जाइए, ये ओ एक्स है, ओ एक्स मतलब ये एक्स एक्सिस है, ओके, और ये ओ वाई है, मतलब वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वर्टिकल आपका जेड एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये आपका ये जो प्लेन है, ये जो इतना एरिया है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं बेटे। इधर वाला पोर्शन एग्जैक्ट प्लेन, और इधर वाला पोर्शन इस क्वाड्रेंट मतलब पोर्शन जेड वाई प्लेन बेटे वाई जेड, ओके। तो अभी हमने ऐसा अज्यूम किया कि जो हमारे को सरफेस की इक्वेशन दी है जो कि हमारे वाई जेड प्लेन में लाई कर रही है, और हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हमें इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, इसकी इमेज जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकाली। इसकी इमेज जो होगी वो नीचे के प्लेन में दिखेगी, तो इसलिए ये हमारा एक्स वाई प्लेन को कंसिडर किया है। तो इस तरह से आपके सामने यदि हम एक्स का पूरे का हमें वॉल्यूम निकाला तो हमने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया इसमें, जो कि आपके सामने दिख रहा है। इसका इसमें डिनोमिनेटर्स में हमने नीचे की तरफ आपके सामने ये प्रोजेक्शन जिसको एस जे से डिनोट किया है, और जेड की हमने मान लिया है कि जो प्रोजेक्शन यहां से जो नीचे आ रहा है एक्स वाई में, जिसके लिए जेड की जो लिमिट है, जेड की जो वैल्यू है, जो स्टार्ट हो रहा है जेड बराबर जेड वन से जेड बराबर मैक्सिमम वैल्यू जो है जेड टू तक है। और ये हमारे सामने सरफेस की इक्वेशन दी हुई है, और एक्स एक्सिस के अलोंग ये हमारा ये वाला पोर्शन है जिसका हम लेंथ मान लेंगे एक्स, ओ एक्स डायरेक्शन में डेल्टा एक्स, और इस डायरेक्शन में अपन मान लेंगे डेल्टा ऑफ वाई। तो इस पोर्शन का जो एरिया होगा वो होगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, और यदि हाइट से गुणा कर देंगे, ये हाइट जो है जेड डायरेक्शन में है, वर्टिकल दिशा में है, तो जेड इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई जो है वो इस छोटे से पोर्शन का जो कि एक प्रिज्म फॉर्म में आपको दिख रहा है इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो हम एक छोटे से पोर्शन का यहाँ पर इस सॉलिड का हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, और फिर इस तरह से इसका लिमिट सम से समेशन कर देते हैं, तो हमें टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला 2 डायमेंशन में मतलब डबल इंटीग्रल के टर्म्स में हमें मिल जाता है। इसी के बारे में हमने लाइन वाइज आपको समझा रखा है, बता रखा है। डिवाइड एस इंटू एलिमेंट्री रेक्टेंगल्स ऑफ एरिया डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बाय ड्राइंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। ये देखिए डायग्राम की तरफ, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए और ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए। With each of these rectangles as base erect, that is upright, vertical, a prism having its length parallel to OZ. Therefore, the volume of this prism between S and the given surface Z equal to f of xy is क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में मैकेनिकल में टीचर्स बार बार यूज करेंगे। Hence the volume of the solid cylinder on S as base bounded by the given surface with generators parallel to Z axis, जिससे जनरेट हुआ है इज इक्वल टू, हम इसका समेशन ले लेंगे। क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल है इसलिए हमें 2 बार समेशन लेना होगा, तो इसलिए लिमिट में भी 2 वेरिएबल्स यूज करना होंगे, एक डेल्टा एक्स और दूसरा डेल्टा वाई। क्योंकि ये जितने भी ये वैल्यूज हैं डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, डेल्टा से इसलिए डिनोट किया है, ये बहुत छोटा सा है, टेंडिंग टू जीरो, बहुत छोटा छोटा सा पोर्शन है, इसलिए दोनों वैल्यू बहुत स्मॉल है, टेंडिंग टू जीरो है। जैसे अपन ने इसी यूनिट में डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम का कंसेप्ट एक वेरिएबल के लिए बताया था, ये हमारे लिए 2 वेरिएबल के लिए होता है। ओके, कुछ नहीं किया, इसका लिमिट लिया है, समेशन लिया है, समेशन भी लिया और उसके बाद लिमिट लिए, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो। इस तरह से जब हम इसको इंटीग्रल में एक्सप्रेस करेंगे तो ये वैल्यू एक डबल इंटीग्रल की होगी। दैट इज this is the complete volume of the cylinder is bounded by the surface is डबल इंटीग्रल का साइन आ जाएगा, डबल समेशन है और लिमिट है, उसकी जगह 2 इंटीग्रल के सिंबल आएंगे। याद करो जरा, हमने जब आपको सिंगल इंटीग्रल का, डेफिनेट इंटीग्रल का, एज ए लिमिट ऑफ सम का, जब हमने समेशन ऑफ सीरीज का
सीरीज का समेशन निकालने में हमने यूज किया था, तो हमने आपको ये बात बताई थी कि जो समेशन और लिमिट होती है उसको अपन इंटीग्रल के साइन से रिप्लेस करते हैं। तो वही हमने यहाँ पर किया है, क्योंकि दो है तो इसलिए दोनों वेरिएबल, दो वेरिएबल की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर डबल इंटीग्रल्स आएगा। जेड dx dy इक्वल टू, इसको अपन ने कुछ नहीं किया है, बस जेड की वैल्यू अपन ने रख दी है जो भी आपको क्वेश्चन में दी होगी, f ऑफ xy dx dy। इस तरह से वॉल्यूम का फॉर्मूला डबल इंटीग्रल्स का ये आपके लिए बन जाता है। यदि आप xy प्लेन में प्रोजेक्शन लेंगे तो आपके लिए फॉर्मूला होगा। अब मैं एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, यदि हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं सरफेस का और यदि हम प्रोजेक्शन लेंगे, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यही की यही है, लेकिन इसका प्रोजेक्शन यदि आपने एग्जैक्ट प्लेन पे लेंगे तब उस केस में आप में से कोई मुझे बता सकेगा क्या वॉल्यूम फॉर्मूला होगा? क्वेश्चन ये है कि आपका ये तो यहीं पर है, लेकिन इसका अपन ने प्रोजेक्शन किस पर लिया है? एग्जैक्ट प्लेन पे लिया है। अभी जब अपन ने XY प्लेन पे लिया था तो क्या फॉर्मूला था? बस उसको देखोगे अपने आप आपको आइडिया हो जाएगा कि सर ये फॉर्मूला होगा डबल इंटीग्रल में। बताओ बेटे, अरे इसकी हाइट जो होगी इस केस में यदि अपन ने एग्जैक्ट लिया आएगा तो तू हाइट किस डायरेक्शन में होगी? y डायरेक्शन में होगी ना, तो यहां पर z की जगह क्या आ जाएगा? y आ जाएगा, y आ जाएगा ना, z की जगह y आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा? dx dz या dz dx। ओके, कोई शक? देखो आप क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप बहुत बार इस चीज को यूज करेंगे अभी लाइफ में, इसलिए मैं आपसे यहां पर रुक गया हूं इस पॉइंट पर। यह चीज बहुत बार काम आएगी। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है बेटा, अभी हमने ये जो वॉल्यूम फार्मूला आपके सामने एक्सप्लेन किया है, डिराइव किया है, प्रोजेक्शन हमने उस सरफेस का XY प्लेन पे लिया है। यदि हम XY प्लेन की वजह है, इसलिए मैं आपको पीछे डायग्राम की तरफ ले जा रहा हूं, इस फार्मूले को दिमाग में रखो बस, और फिर डायग्राम की तरफ देखो। ये पूरा इधर किधर करना है शिफ्ट, इधर किधर, ये वाला जो नीचे का एस एरिया है ना, ये इसका इमेज है। यहां पर XY प्लेन की वजह एग्जैक्ट पे लें, एग्जैक्ट पे लेंगे तो क्या होगा? एग्जैक्ट पे लेंगे, ये जो प्रिज्म बनेगा वो किस दिशा में बनेगा? इसका हाइट क्या होगा? अरे इसका हाइट किस दिशा में होगा बेटे? ये y एक्सिस है ना, तो y में हो जाएगा, ये पूरा टर्न हो जाएगा, ऐसा इस साइड में घूम जाएगा। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा बेटे y इंटू डेल्टा x और डेल्टा z। नहीं, यस सर। अब इसके बाद हम इसके साथ में वॉल्यूम फार्मूला ट्रिपल इंटीग्रल के लिए भी बता रहे हैं। इसमें कोई विशेष नहीं है, जो ट्रिपल इंटीग्रल होता है वो स्वयं एक वॉल्यूम को शो करता है। मैंने कल आपको जब ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ाया था, स्टार्ट किया था, 3 वेरिएबल का जो इंटीग्रेशन होता है वो स्वयं एक वॉल्यूम को ही शो करता है। उसका यूज हम वॉल्यूम निकालने में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये है कि आपके पास ये जो यहाँ पर है जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो 1 हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमें तीनों डायरेक्शन में लेना है। तो हमें जो इसका वॉल्यूम हो जाएगा dx डिवाइड dz, छोटे से पोर्शन का जो वॉल्यूम हो जाएगा dx डिवाइड dz, और ये जो समेशन का जो साइन है वो 3 बार आएगा, डेल्टा x टेंडिंग टू 0, डेल्टा y टेंडिंग टू 0 और डेल्टा z टेंडिंग टू 0। तो ये भी आपका फिर डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम से ट्रिपल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से वॉल्यूम निकल जाता है। अब हम इस मेथड को एक एग्जांपल से समझाने जा रहे हैं। आज जितना होगा उतना बता दूंगा बेटे, फिर हम कल की क्लास में इसको कंप्लीट करा देंगे। अभी जितना टाइम बचा है उतना सीख लो, क्योंकि समय बहुत वैल्यूबल है, बहुत कंसाइज कन्फाइंड टाइम है, सेमेस्टर का लिमिटेड टाइम है। ओके गाइस, इसलिए आपको भी मेरे साथ साथ चलना होगा। So the above method is well explained by the following example. Find the volume bounded by the cylinder x square plus y square equal to 4 and the planes y plus z equal to 4 and z equal to 0. हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालने के लिए कोई भी ऐसा कुछ मेथड मेंशन नहीं किया इसने कि आपको ट्रिपल इंटीग्रल यूज करना है कि डबल यूज करना है।
कोई बात नहीं, हमें दोनों में से किसी एक मेथड से इसका आंसर तो देना है। तो हम पहले आपको आंसर बताएंगे डबल से और फिर हम आपको ट्रिपल से बताएंगे। पहले आपको आंसर डबल से देना है, ट्रिपल से देना है। ग्राफ तो बनाना पड़ेगा, डायग्राम तो हमें बनाना होगा। ओके, तो आप बोलेंगे सर ग्राफ कैसे इमेजिन करूं, इसकी ड्राइंग कैसे करूं? अरे ड्राइंग में तो आप एक्सपर्ट होते हैं। देखो बेटे, जो सिलेंडर होता है उसका जो सिलेंडर किस तरह से कैसे डिजाइन होता है, कोई बता सकेगा मुझे? म्यूट करके, सिलेंडर का निर्माण कैसे होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर एक सर्कल की इक्वेशन है ना इसमें? नहीं, मेरा क्वेश्चन है बेटे, सिलेंडर का निर्माण कैसे होता है, सिलेंडर कैसे बनता है? जब आप सर्कुलर रिंग को एक के ऊपर एक रखते जाते हो, नहीं? यस सर, यस सर। ये मेरा कहने का मतलब है बेटे। तो इसका मतलब जो उसका गाइडिंग कर्व है, उसका जो ओरिजिन है वो क्या होता है, उसका जो बेस होता है वो क्या होता है? वो सर्कल होता है, सर्कल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर आपके सामने मोस्ट सिंपलेस्ट सर्कल लिया जा रहा है, और मोस्ट सिंपलेस्ट सर्कल ही लेते हैं जब भी हमें सिलेंडर का निर्माण करना होता है। अब मोस्ट सिंपलेस्ट सिलेंडर तो सर, सिलेंडर तो सुना है, मोस्ट सिंपलेस्ट सिलेंडर नहीं सुना। ये शब्द सुनने को मिला क्या अभी तक आपको कहीं? नो सर। देखो बेटा, मोस्ट सिंपलेस्ट सर्कल का मतलब होता है ऐसा सर्कल जिसका कि सेंटर ओरिजिन है। जब किसी सर्कल का सेंटर आप ओरिजिन पर सेट कर देते हो, फिक्स कर देते हो, तो वो एक सिंपलेस्ट सर्कल हो जाता है। रेडियस को तो तुम जीरो कर नहीं सकते, कि कर सकते हो? यदि आप में से किसी ने सर्कल की रेडियस जीरो कर दी तो वो सर्कल नहीं रह जाएगा, वो एक पॉइंट रह जाएगा बेटे। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कभी एग्जामिनर आने वाले समय में पूछ सकता है, टेक्निकल टीचर्स पूछ सकते हैं कि भाई सर्कल कब एक पॉइंट की तरफ टेंट होता है, सर्कल कब एक बिंदु की तरफ अग्रसर होता है? जब उसकी रेडियस जीरो हो जाती है। जब किसी सर्कल की रेडियस जीरो हो जाएगी तो एक पॉइंट की तरफ अप्रोच कर जाएगा, वो सर्कल नहीं रह जाएगा, वो एक पॉइंट रह जाएगा बेटे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सभी को मालूम है ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। स्टैंडर्ड इक्वेशन याद है सभी को, x माइनस ए का होल स्क्वायर, जो ए बी में जानते हैं ए बी में याद रखें, जो एच के में जानते हैं वो एच के में ध्यान रखें। सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होती है ना? बोलो कि नहीं? यस सर। x माइनस Yes, ए sir. का होल वर्ग प्लस y माइनस बी का होल वर्ग बराबर आर का वर्ग। आर होता है रेडियस, तो यहाँ पर रेडियस कितनी दी है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हो, 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर, है ना? और ए और बी Yes, मतलब एच और के दोनों के दोनों जीरो है, इसलिए ये सेंटर क्या है, इस सर्कल का ओरिजिन पे है। ओके, सिलेंडर का निर्माण हो रहा है ना इसलिए। ओके गाइस, फिर ये जरा बताओ ये क्या होता है? ऐसा मैंने आपको डबल इंटीग्रल का एक जो क्वेश्चन समझाया था जिसमें लिमिट नहीं दी होती थी, उसको भी मैंने इसी तरह से आपको बेटा समझाया था, जिसको मैं आज फिर आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैं आपके सामने डबल इंटीग्रल भी यूज करके बताऊंगा और ट्रिपल इंटीग्रल भी यूज करके बताऊंगा। फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर हमें एक नए टूल्स की तरफ आगे बढ़ना होगा। ओके गाइस, तो y प्लस जेड इक्वल टू 4, देखिए जनाब y और z इन्वॉल्व है, y और z इन्वॉल्व, इसका मतलब वाइजेड प्लेन। yz प्लेन, yz प्लेन में, करेक्ट, yz प्लेन में है। तो ये कैसा प्लेन है? यदि हमें प्लेन के बारे में जानकारी होगी कि सर y और z इन्वॉल्व है मतलब yz में, यदि x और z होता तो xz प्लेन में होता। और एक और कौन सा बच गया? xy हो गया, yz हो गया और फिर zx, है ना? x और z होता तो zx, या z और x होता तो zx। बिल्कुल एक एक चीज समझा रहा हूं, ये सब बातें ऑलरेडी समझने की है, ठीक है? हाँ जी, तो ये आप देखेंगे, जैसे आपने देखा कि यार ये तो yz प्लेन है, yz प्लेन में है ये एक प्लेन, तो इसका फिर अपन को क्या करना होता है, जैसे मैंने आपको 2 डायमेंशन में समझाया था
कि यदि आपको कोई लाइन मिल गई है तो आप ये देखेंगे, प्लाट करना है ना हमें, अरे इसका ग्राफ बनाना ना, हमें इसको प्लाट करना है, जो इसको इंटरसेक्ट करके जा रही है, सिलेंडर को कट करके जा रहा है प्लेन। तो भाई इसका डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हमें लोकस ऑफ द पॉइंट्स तो निकालना पड़ेगा ना। लोकस ऑफ पॉइंट्स जो है वो प्लेन होता है, तो लोकस कैसे निकालें, पॉइंट्स कैसे निकालें, तो हम क्या करते हैं, इसका आप ये देखते हैं, इसको यदि अपन 0 0 रखेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ये प्लेन ओरिजिन से पास होके तो नहीं जा रहा है, x की 0 x है ही नहीं, y और z की वैल्यू 0 रखो, क्या मिल रही है 4 मिल रही है, जबकि 0 आना चाहिए। यदि इसमें ऐसा होता है y प्लस z बराबर 0, इसका मतलब ये प्लेन जो है ओरिजिन से पास होके जाता, ये प्लेन ओरिजिन से पास होके नहीं जा रहा है। लेकिन दोनों, जब कोई प्लेन का या कोई प्लेन 3 डायमेंशन में ओरिजिन से पास नहीं होता है ना, तो वो डेफिनेटली कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जरूर जाता है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब y एक्सिस, z एक्सिस। तो ये आप देखेंगे, चाहे यदि अपने को y एक्सिस के साथ इसका इंटरसेप्शन निकालना है तो x और z 0 रखेंगे बेटे, और z एक्सिस के साथ इंटरसेप्शन निकालना है तो इसमें x और y 0 रखेंगे, तो हमें कोई ना कोई डेफिनेटली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर मिल रहा है। ओके गाइस, फिर इसके बाद ये बताओगे सभी लोग, z बराबर 0 किसकी इक्वेशन होती है, जैसे आप वहां पर 2 डायमेंशन में x बराबर 0 आप बोलते थे, किसकी इक्वेशन होती थी x बराबर 0, बहुत बढ़िया, y एक्सिस की इक्वेशन होती थी, और y बराबर 0 x एक्सिस की इक्वेशन होती थी बेटे। अब चूंकि हम यहाँ 3 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, तो z बराबर 0 क्या है, z चूंकि इसका 0 है, तो ये सोचो z कहां पे 0 होता है, xy प्लेन में। हमारे पास हम प्लेन की बात कर रहे हैं बेटा, एक ये प्लेन हो गया, दूसरा प्लेन आपकी जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है z इक्वल टू 0। तो आप यदि कोई भी बिंदु, कोई भी पॉइंट, या आप लोग यदि हम लोग यदि XY प्लेन में मौजूद रहेंगे तो उसका z कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब उसकी इक्वेशन क्या होगी, z इक्वल टू 0 होगी। थोड़ा आपने 3D तो जरूर पढ़ी है 12th क्लास में, उससे आपको ये डेफिनेटली लोग तुरंत आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का, जैसा कि मैं आंसर दे रहा हूं आपके सामने। तो z इक्वल टू 0 इसका मतलब हमारा XY प्लेन है, मतलब कहने का ये रहता है कि 3 वेरिएबल में से जो 0 होगा उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो 2 वेरिएबल बचे हैं ना, उस प्लेन की वो इक्वेशन होती है। जैसे सपोज करो ये x बराबर 0 होता, तो कौन से प्लेन की इक्वेशन होगी, YZ प्लेन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, YZ प्लेन की होगी। तो z हो गया, x हो गया, अब y इक्वल टू 0 हुआ तो ZX प्लेन, ZX में, करेक्ट, बहुत बढ़िया। ये देखिए जनाब आपके सामने ये एक सिलेंडर बन गया, जिसका बेस आप किस तरह से सर्कल को, सर्कुलर रिंग को ज्वाइन कर करके बनाया गया है। और फिर इसके बाद इसने क्या किया है, ये जब सिलेंडर बनता है तो इसके साथ में ये जो प्लेन है जिसकी इक्वेशन y प्लस z इक्वल टू 4 है, वो इसको कट करके चला जाता है, इसको कट कर देता है। तो यहाँ पर कट करता है मतलब इसको भी ये कट करेगा। तो हमें इन दोनों के बीच में जो आपके सामने ये सिलेंडर एक सॉलिड के फॉर्म में दिख रहा है, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। एक बार और बता दिया, आपकी आवाज कट हो गई थी। मेरी आवाज कट हो गई, अच्छा। हाँ। मेरी तरफ से तो क्लियर, आपका नेट में कमिशन होगा कुछ, तो मैं ये बता रहा था आपको बेटे, नहीं तो सबकी हो गई थी, हैं सभी की किसी हो को गई भी नहीं आई। यस सर। कैसे हो सकता है मेरे, क्योंकि इधर से तो नेट कनेक्शन भी लेन से फुल बता रहा है। चलो कोई बात नहीं, आपको इंटरफेयर बीच में हमें रोकना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम रुक गए आपके लिए। देखिए आप थोड़ा सा, अभी मैंने इसके पहले आपको जो समझाया उसके बारे में मैंने पूरा एक एक करके आपको आइडिया दे दिया है। इसका मतलब क्या होता है, ये सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियस 2 रेडियस 2 है, सो +2 एंड -2, क्योंकि सिलेंडर सर्कल से मिलके बना होता है। एक के ऊपर एक रिंग को आप रख देते हैं, सर्कुलर रिंग को रख देंगे तो सिलेंडर बन जाता है। और इसके साथ में आपके पास, क्योंकि आपका वॉल्यूम बाउंडेड बाय सिलेंडर एंड द प्लेन्स, ये दो प्लेन के बीच में जो मतलब कहने का, और सिलेंडर से जो कट ऑफ होता है, सिलेंडर का जो पोर्शन है उसका हमें वॉल्यूम निकालना है, हमें पूरे सिलेंडर का नहीं निकालना है बेटे। यदि केवल सिलेंडर का निकालना होता तो हम इसकी चिंता नहीं करते, ये साथ में जो प्लेन दिए हुए हैं आपको इसकी चिंता नहीं करते।
तो इसलिए हमें जो लिमिटेशन दी है ना वो है z बराबर 0 से, तो z बराबर 4 माइनस वाई। ये जो सिलेंडर इन दोनों के बीच में अवेलेबल है z बराबर 0 से लेके तो z बराबर 4 माइनस वाई के बीच में जो अवेलेबल है, जो ये पोर्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस सिलेंडर का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो ठीक है, हमें 2D की बात करना है, तो ये सब डायग्राम आप भी खुद बना सकते हैं। इसको रफली ले लेना 2, क्योंकि रेडियस इसकी 2 है, तो इस दिशा में प्लस, इस दिशा में -2, तो y की वैल्यू होगी +2, इधर हो गया -2। यदि मैं आपसे कोई पूछूं कि बता जरा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जहां पर मेरा लेजर पॉइंटर है, तो आप बता सकेंगे क्या मुझे? देखो ये y एक्सिस है, तो y की वैल्यू तो आपके पास 2 है, x और z 0 होगा, तो ये 0 0, 2 होंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो भी आप लोग आंसर दे सकेंगे बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है, तो y इक्वल टू -2 से y इक्वल टू 2 के बीच में आपका ये पूरा बेस कंप्लीट हो रहा है, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। और ये जो है प्लेन y इक्वल टू y प्लस z इक्वल टू 4 से कट गया है। तो यह आपके सामने जो मैंने डैश डैश लगा रखा है, ये आपको सामने की तरफ दिख रहा है, ये सामने का पोर्शन है। और जिस पर डैश नहीं लगाया है, जिसमें डॉट डॉट नहीं लगाया, वो पीछे का पोर्शन है बेटे। अपने को केवल आगे के पोर्शन का, सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं निकालना है, हमें तो ये पूरे पोर्शन का, आगे और पीछे दोनों पोर्शन का वॉल्यूम निकालना है। तो इसके लिए अपन को क्या करना होगा, डबल कर देना पड़ेगा। फ्रंट का निकाल के जो वैल्यू आएगी उसको डबल करेंगे, तो जो हम लास्ट में डबल करेंगे उसको हम शुरुआत में ही डबल करके चलेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने इसकी लिमिट निकालने के लिए जो मैंने आपको डबल इंटीग्रल में जो ट्रिक्स बताई थी वो यहाँ पर यूज कर रहा हूं बेटे। हम लिमिट्स निकालना चाहते हैं, चूंकि इसका बेस सर्कल है, तो इसलिए हमने क्या किया, एक स्मॉल स्ट्रिप ले ली। हम फ्रंट का निकाल रहे हैं, फिर इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक स्ट्रिप ली जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिए मैंने, जिसका लोअर एंड आप देख रहे हैं वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसका लोअर एंड आप देख रहे हैं बेटा वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, जिसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब है इसकी इक्वेशन होती है x बराबर 0। अपर एंड इस सर्कल पे, सर्कुलर बाउंड्री पे, तो सर्कल की इक्वेशन को आप इंस्टॉल करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। क्या दी हुई है सर्कल की इक्वेशन? देखो, लिमिट निकालना खास है, इवेल्यूएट करना। इसके बाद सभी लोग, हम लोग अभी डबल और ट्रिपल को सॉल्व करना सीखे हैं, तो सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम शुरुआत की है, तो वही मैं आपको यहाँ पर दोबारा समझा रहा हूँ इस बात को। तो देखो बेटे, अपर लिमिट, लोअर लिमिट x बराबर 0 है, क्योंकि लोअर एंड इसका y एक्सिस पे है, अपर एंड कहां पर है, इस सर्कल पे है। तो इस सर्कल की इक्वेशन को आपने को सॉल्व करना होता है। ये आपको दूसरे क्वेश्चन मेरा आवाज गई थी अभी बीच में। सर फिर आवाज कट गई सर आपकी। सर वो बीच में कट जाती बिल्कुल है, नहीं, ये बात तो गलत है। अरे सर हो रही है, कट रही है। चलिए, निकालने का प्रोसीजर फिर से बता रहा हूँ। ये आपका y एक्सिस है, तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? आप में से कुछ ने, किसी स्टूडेंट ने अनम्यूट नहीं किया, जरा अनम्यूट करो, क्योंकि मैं आपसे क्लास के दौरान इंटरेक्शन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सबको अनम्यूट नहीं किया। नहीं तो मैं अनम्यूट कर दूंगा तो फिर चुपचाप पढ़ा के स्लाइड बंद कर दूंगा। ठीक है, समझ में आए नहीं आए? यार इतना सीरियस चीज चल रही है आपकी। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम पास कर सकता है और एक क्वेश्चन आपको पीछे कर सकता है, ये समझ लेना लाइफ में। गणित का क्या, कोई भी सब्जेक्ट का है क्वेश्चन जो आपको हम समझा रहे हैं, वो आपको बहुत ऊपर पहुंचा सकता है और वो आपको नीचे पहुंचा सकता है। तो प्लीज सीरियसली समझिए, कुछ बातें किताबों में लिखी नहीं है, जो हम अनुभव से आपको बता रहे हैं, ओरली समझा रहे हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में यही बात लिख के भी बता रहे हैं। तो ये लोअर एंड स्ट्रिप का आप देख रहे हैं y एक्सिस पे लाई कर रहा है, डायग्राम इसलिए मैंने बनाया है। x बराबर 0 होता है, y एक्सिस की इक्वेशन अपर एंड इस सर्कल पे है, तो सर्कल की इक्वेशन आपको सभी को मालूम है क्या दी हुई है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4 दे रखी है। तो जरा x की वैल्यू निकालो। अब आप बोलेंगे x की वैल्यू जब अपन स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, तो आप प्लस क्यों ले रहे हो? क्योंकि हम यहाँ पर पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं बेटे, पॉजिटिव क्वाड्रेंट है नहीं आपका एक्स वाई प्लेन, तो इसलिए x पॉजिटिव लेना है बेटे। ओके, और ऐसी स्ट्रिप कहां से कहां तक अवेलेबल है? हमें यहां से लेके ये वाला पोर्शन नहीं कवर करना है, हमें तो ये पूरा सर्कुलर बेस कवर करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, y की जो वेरिएशन लेंगे,
ये जो स्टेप स्टार्ट होगी y बराबर -2 से y बराबर 2 पे खत्म होगी। ओके, तो इस तरह से आपके सामने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी मिल जाएगी जैसा कि हमने किया है। इसको मैंने लिख भी दिया आपके सामने जो ऑलरेडी आपको समझाया है, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की लिमिट -2 से +2, x की लिमिट 0 से √4 - y z इंटू dx dy जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। फिर इसके बाद हम लोग इसमें